हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं आप लोगों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाल ही में अभी मैंने आप लोगों को बता दें, हाफ ईयरली एग्जाम बच्चों के जो चल रहे हैं, मैंने उस पेपर को देखा। उसके बाद में मैंने देखा इस सीट में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये जो मेरी मेहनत है ये बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं, एक एक क्वेश्चन में जो डाली गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो आपको बता दें, इसको अच्छे तरीके से देखो, सीखो, समझो और पेपर देने के लिए जब आप लोग जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हर एक प्रश्न वही है जो आप मेरी सीट में से पढ़कर जा रहे हैं। तो देखो, मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा आप लोगों का, मैं तो डायरेक्ट चल रहा हूँ सबसे पहले अपने प्रश्न की तरफ। तो आज के जो प्रश्न हमारे होंगे वो आपके रहेंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और जिसमें कि आज का पहला प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी करो। 3 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ आप लोगों को दे रखा है, देखो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, कुछ पेड़ पौधे, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जब इनके बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर इन दोनों में से, मतलब कि मेल या फीमेल में से कोई भी अपने आप को पूर्णतः F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाता, कोई मध्यवर्ती लक्षण ही आता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। मैं थ्योरी में भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। कुछ पेड़ पौधों, यहाँ पर दिखाई दे रहे होगा, कुछ पेड़ पौधों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतान में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, ठीक है, या नहीं होता या मध्यवर्ती होता है। इसी को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो देखो, आप लोगों को बता दें, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो लिया गया था, एक हमारे वैज्ञानिक थे, उनका नाम है कार्ल कोरेंस, ठीक है। आप लोगों को भी दिखाई देना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्ल कोरेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुलाब बांस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि आप लोगों को पीछे दिखाई दे भी रहा होगा। और गुलाब बांस को मिराबिलिस जलापा बोलते हैं, ये इसका बॉटनिकल नाम है। तो इसमें लाल फूल वाले पौधों का संकरण जब सफ़ेद फूल वाले पौधों के साथ कराया गया तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में ना तो लाल पुष्प आए ना सफ़ेद पुष्प आए। पुष्प जो आए थे F1 पीढ़ी में वो थे गुलाबी, जो कि ना लाल है और ना जो सफ़ेद है। तो ये एक मध्यवर्ती लक्षण निकल कर आया। लेकिन जब उसका स्वपरागण कराया गया तो हमने देखा F2 पीढ़ी के अंदर इनको देखने को मिला कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर कि लाल पुष्प का संकरण सफ़ेद से कराया, F1 पीढ़ी में आपको दिख रहा होगा गुलाबी हैं। लेकिन जैसे ही इनने गुलाबी पुष्प का स्वपरागण कराना स्टार्ट किया तो इनको 4 पौधे मिले, जिसमें कि पहला पौधा जो था वो लाल था, 2 पौधे जो थे वो गुलाबी थे और 1 पौधा जो था वो सफ़ेद था। इस तरीके से इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो 1:2:1 निकल के आया था। आपको बता दें क्यों निकल के आया वो भी बता देता हूँ मैं। देखो, यहाँ पर आपको F2 पीढ़ी के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि पहले जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल आर कितने हैं? 1 है तो 1 लिख दिया। कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर 2 हैं तो मैंने 2 लिख दिया। स्मॉल आर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे गया होगा कि इसका जीनोटाइप 1:2:1 है। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसका जो फिनोटाइप है वो क्या है, वो देख लो। P का मतलब होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप, मतलब तो मैं देखकर बताना होता है कि इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है, लाल है, कौन सा गुलाबी है और कौन सा सफ़ेद है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहले नंबर का आप लोगों को लाल फूल है, 1 है तो 1 लिखा दिया। 2 गुलाबी हैं तो आपको 2 गुलाबी लिख दिए, और 1 आप लोगों को सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा तो आप लोगों को 1 सफ़ेद दिखाई दे रहा है तो 1 लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग देख चुके हैं ये 1:2:1 किस तरीके से अनुपात आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाँ, ये है समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर स्पष्ट करो। तो सिर्फ आप लोगों को अंतर बताने हैं। देखो, नाम से पता चला है समयुग्मजी, तो जब दोनों युग्मक समान होते हैं उसे समयुग्मजी बोलेंगे, जब दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा, चेक कर लो। समयुग्मी देखो, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, यहाँ आ गया स्मॉल टी, ठीक है। तो आपको पता होगा जब दोनों हमारे पास समान है तो समयुग्मी बोलेंगे, है ना। चलिए दूसरी तरफ देखो,
चेक करके देखिए, यहाँ पर है इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं। असमान का मतलब होता है अलग अलग होना। जब दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होंगे तो असमान हैं, दोनों समान होंगे तो वो समयुग्मजी होगा। यहाँ पर देख पा रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, विषम युग्मजी बोल देंगे। जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्या बनेंगे, एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, और दूसरी तरफ जनन के समय अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो समयुग्मजी जैसे कैपिटल टी दोनों युग्मक समान तो समयुग्मजी। F1 पीढ़ी में तुमने देखा इधर कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसका मतलब दोनों जीन अलग अलग, तो इसको बोलेंगे विषम युग्मजी। क्लियर होगा, 2023 में पूछा गया था ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने के क्या लाभ हैं। देखो, हमने आपको बता दें, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेना। जैसे कि मान लो हम मोदी को अपना नेता चुनते हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम मोदी को पसंद करते हैं, तो मोदी को पसंद करते हैं तो कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के अलावा कांग्रेस को पसंद करते हैं, उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो कोई व्यक्ति किसी को चुनता है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, तो आखिरकार क्यों चुना, कोई तो फ़ायदा होगा। पहला, मेंडल ने मटर पाइसम सैटाइवम के 7 तुलनात्मक पर अध्ययन किए। देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था मटर के पौधे पर किया था। जो मटर थी वो एक उद्यान मटर थी। उद्यान मटर का जो बॉटनिकल नाम है वो पाइसम सैटाइवम है, और इसके 7 तुलनात्मक लक्षणों पर अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। 7 तुलनात्मक, जैसे पौधे का लंबापन, बौनापन, बीज गोल झुर्रीदार, बीज पीले हरे, इस तरीके से और भी 7 हैं। तो आप 3 को ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये 3 आगे चलकर काम आने वाले हैं। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, और पॉइंट में जहां पर अंडरलाइन लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा गौर दे देना आप लोग, ठीक है। इसमें पहला दे रखा है, यह 1 वर्षीय होता है। तो ये पौधा कैसा है, 1 वर्षीय, मतलब इसका जीवन काल 1 वर्ष का है। अगर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1 साल में पूरा उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक चर्च में पादरी थे, तो उन्होंने वहीं पर उन मटर के पौधे बड़ा लगा लिए। सेकंड पॉइंट, ये पौधा द्विलिंगी था। द्विलिंगी मतलब इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही पाई जाती हैं, और जब पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाई जाएंगी तो इसी पुष्प का परागण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं परागण भी प्राकृतिक रूप से आसानी से हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो, इसमें प्राकृतिक रूप से स्वयं परागण होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात एकदम। अगला, यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे ऐसे देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधे थे। 5 वाला पॉइंट, इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। अरे मटर तो आप लोगों ने छील कर देखी होगी, ठीक है। तो एक ही मटर में कई सारे दाने निकल आते हैं, तो एक पौधे पर तो बहुत सारे बीज निकल कर आएंगे। समझ में आया, नहीं आया? तो इस विशेषता के कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुन लिया था। आपको क्या काम करना है, आपको इस तरीके के पॉइंट को याद करने का क्या तरीका है। देखो, जब आपको इस तरीके की कोई चीज़ दिखाई दे तो आपको क्या काम करना है, इनमें से जो पूरी लाइन का जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को निकाल लो। जैसे पहले वाले में से 1 वर्षीय था, तो तुम अपने आप बना सकते हो कि यह पौधा 1 वर्षीय होता है, आसानी से बगीचे में उगा लेते हैं। दूसरा क्या था, द्विलिंगी, ये पौधा द्विलिंगी होता है। अगला स्वयंपरागण, ये पौधा स्वयंपरागण होता है। शुद्ध, यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। तो हर एक लाइन में कोई ना कोई कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड के माध्यम से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं पूरी लाइन हमें कैसे बनानी है, ठीक है। चलो, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है,
ये इस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हमारे बच्चे तो इन प्रश्नों को कर लेते हैं, लेकिन बाहर के बच्चे नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके के प्रश्न को करके देख लीजिए, चैलेंज है, हो सकता है आप लोग कर लें अगर आपके टीचर ने पढ़ा रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। तो देख लेते हैं चेक करके। पहला है, प्रश्न को पढ़ते हैं हम। हीमोफीलिया से ग्रसित सलमान खान को पता भी नहीं होगा मैं यहाँ पर शादी करवाने वाला हूँ। हीमोफीलिया से ग्रसित सलमान खान का विवाह सामान्य लड़की से शादी करा दी जाती है, तो बच्चों में रोग की वंशागति का रेखा चित्र बनाइए। तो देखते हैं क्या रेखा चित्र बनकर हमारा आता है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हीमोफीलिया जब हम बोलेंगे तो हीमोफीलिया स्टार्ट होगा एच से, तो मैंने यहाँ पर ले ली है, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, एच ले लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर वाहक लड़की में बोलूँ तो तुम्हें एक्स एच एक्स लेना है, हीमोफिलिक लड़की बोलूँ तो एक्स एच एक्स एक्स लेना है, और हीमोफिलिक लड़का बोलूँ तो एक्स एच एक्स लेना है, ठीक है। समझ में आ गया नहीं? यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट वाले चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, उसे आप देख लो पहले, और उसके बाद में मैं आपको तरीका बताऊँगा। देखो क्या काम करना होता है। पहले देखो सलमान खान कैसा है, सलमान खान है हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स एच वाई लेना है, एक्स एच वाई लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला। अब आपको क्या करना है, लड़की कैसी है, सामान्य, लड़की सामान्य होगी तो हम बोलेंगे एक्स एक्स, ये बोलेंगे, बात में नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा, चेक करके देखिए कि यहाँ पर एक्स एच वाई, यहाँ पर एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्रॉस मैच कराया तो आपको नीचे की साइड में तुम्हें दिखाई दे भी रहे होंगे कि यहाँ पर जब एक्स एच एक्स मिलेगी तो एक्स एच एक्स नीचे मिल जाएगी, तो ये वाहक लड़की बन जाएगी। दूसरे नंबर एक्स एच एक्स बनी, दूसरी भी वाहक लड़की बनी, दूसरी तरफ एक्स वाई बना और एक्स वाई बना, दो बने, ये हमारे सामान्य लड़के बने। इसका मतलब ये है कि इसमें 50% तो वाहक लड़कियां बनेंगी, 50% नहीं 100% हमारे जो, हाँ 50% हमारे पास जो लड़के वगैरह हैं, सभी लड़के सामान्य, सभी लड़कियां वाहक, सीधा सीधा मैंने बोल दिया 50% है, ठीक है। आपको कभी भी अगर ऐसा प्रश्न करना हो तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्स एक्स लड़की होती है, एक्स वाई लड़का होता है, एक्स एच एक्स ये होती है हीमोफीलिया की वाहक लड़की, और एक्स एच है तो बोलेंगे हीमोफिलिक लड़की, एक्स एच वाई है तो बोलेंगे हीमोफिलिक लड़का। लड़के जो होते हैं वाहक नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको प्रश्न के अंदर लड़की देगा और लड़का देगा, ठीक है। वो बोलेगा स्पष्ट तरीके से कि लड़का कैसा है और लड़की कैसा है, जैसा वो बोले वैसा ही आपको रख देना है और दोनों में क्रॉस मैच करा देना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण आप लोगों को बताने होंगे। तो देखो, डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियाई जड़ता नाम से जानते हैं। इसी बीमारी का नाम है मंगोलियाई जड़ता। पेपर में बहुत बार आ चुकी है। आप हो सकता है आपके हाफली एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम आप चेक करके देख लेना, आपके भी पेपर में ये पूछा गया होगा। इंग्लैंड के लैंगडन डाउन ने 1866 में इसकी खोज की थी, जो डाउन सिंड्रोम बीमारी है। क्या कारण है इस बीमारी का? इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की, मतलब 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है उसमें हो जाती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का ही मतलब होता है जब गुणसूत्र जो होते हैं जोड़ी में 2 के स्थान पर ये 3 गुणसूत्र चले जाते हैं, ठीक है। तो 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या जो है वो 47 हो जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में आएगा कि डाउन सिंड्रोम बीमारी कौन से भी जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, तो आपको बताना होगा 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण। ट्राइसोमी का मतलब 2 के स्थान पर 3 आ जाना, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी बच्चा है तो उस बच्चे में लक्षण देखने को क्या मिलेंगे? आपको पता होगा मंद बुद्धिता, मतलब ये बच्चा कम बुद्धि वाला होगा। सिर गोल, पूरी तरीके से गोल सा इसका सिर होगा। माथा जो होगा ये थोड़ा चौड़ा सा होगा। त्वचा जो होगी ये खुरखुरी सी होगी।
आंखें जो होंगी वो बिल्कुल तिरछी तिरछी सी होंगी। मुंह जो होगा आंशिक रूप से खुला रहता है। हथेली जो होगी, हथेली पर जो रेखाएं हैं वो मोटी लाइन होंगी। इसमें जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसक। नपुंसक मतलब वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते क्योंकि शुक्राणु ठीक से नहीं बन पाती। इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफ़ी भी कहा जाता है। और इस बीमारी में जो चेहरा होता है उस पेशेंट का, उस बच्चे का, वो मंगोलों के समान होता है। और मंगोलों के समान होने के कारण इसको मंगोलियाई जड़ता या मंगोलिज्म बीमारी भी बोलते हैं। और देखो यहाँ पर पीछे की साइड में कुछ दे रखा है कि 12 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु जो होती है इतने तक ही जी पाते हैं, उसके बाद में ज़्यादा लंबी आयु नहीं होती इनकी, ठीक है। और ऐसी महिलाएं जो 40 वर्ष के बाद बच्चों को जन्म देती हैं उनमें डाउन सिंड्रोम होने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मतलब हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरी बात मानो, इसको इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलो 2023 में भी आया था ये। आगे वाला देखो, प्रश्न नंबर 6। यदि किसी मनुष्य में XXY लिंग गुणसूत्र पाए जाएं तो उसके शरीर पर, उसके जीवन चक्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस चीज़ को आप लोग जानोगे, ठीक है। बैकग्राउंड की ट्रेन वगैरह की जो थोड़ी नॉइस वगैरह आ सकती है तो उसे गुना करना, मेरी बातों पर ध्यान ज़्यादा देना आप लोग, ठीक है ना। देखो, जब XXY हो जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये पूछा गया था कि XXY पर टिप्पणी करो। अरे आपको पता होना तो चाहिए कि XXY एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो XXY बीमारी को हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम रोग बोलते हैं। इसका वर्णन किया था HF क्लाइनेफेल्टर द्वारा, ठीक है, 1942 में किया गया था। और ये बीमारी आपके मन में चल रहा होगा कि भाई ये बीमारी एक्चुअल में होती कैसे है। तो इसका मेन कारण होता है कि देखो, अगर कोई लड़की है तो लड़की में XX, लड़का है तो XY, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जब लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 या 4 हो जाते हैं, लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। देखो, इनमें लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी पाई जाती है तो 44 प्लस XXY ऐसी कुछ कंडीशन बनती है, इसमें पाई जाती है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो देखो, डाउन सिंड्रोम में भी 47 थी, यहाँ भी 47 है, पर अंदर क्या है, उसमें 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होता है और यहाँ पर लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक है ना। यह अंडजनन या शुक्र जनन के समय गुणसूत्र अवियोजन के कारण होता है। जैसे ये मेरे पास अंडाणु है X और पुरुष का X और Y दोनों ही एक साथ इधर आ जाते हैं तो X और XY तो बन गया ना 44 प्लस XXY। तो ये इस तरीके से घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। आपको बता दें लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी में। तो अगर मान लीजिए पॉइंट वाइज में बता रहा हूँ, Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका जो शरीर होता है वो पूरा लंबा होगा और सामान्य पुरुष जैसा होगा। जैसे सामान्य पुरुष होते हैं वो देखने में इसी तरीके के दिखाई देंगे। सेकंड पॉइंट, इनमें वृषण अल्प विकसित, मतलब जो वृषण है, वृषण तुम जानते हो जिनका काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, और जब ये अल्प विकसित होंगे तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। जबकि स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं, मतलब पुरुषों में स्त्रियों जैसे स्तन आ जाते हैं। ये नपुंसक होते हैं। नपुंसक मतलब ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते और इन्हें गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? गायनेकोमेस्टिया बोलेंगे। इनके शरीर पर कम बाल होते हैं और जनन ग्रंथियां इनकी जो होती हैं वो कम विकसित होती हैं। और आप लोगों को इसके लास्ट में दिखाई भी दे रहा होगा, आप चेक करके देखो 44 प्लस XXY सामने आप लोगों के दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसी बीमारी को हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए वीडियो को कोशिश करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को कोशिश करना कम से कम 2 बार और मैक्सिमम आप 3 से 4 बार तो आप देखें। आपके मन में चल रहा हो कि एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो देखो समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो इन पर पकड़ बनाना
तो कम से कम 2 से 4 बार आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठें तो परफेक्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को लिख पाएँ और कन्फ्यूजन पैदा ना हो, हर एक चीज़ को आराम से कर पाएँ। देखो यहाँ पर आप और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या काम करना है, आपको ये फील करना है कि सर हमारे सामने बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वो हमको समझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कोई भी दिक्कत आता तो मैं साथ हूँ आप लोगों के, चिंता मत करना। 7 नंबर का प्रश्न है और आपको बता दें ये प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है कि 99% बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं, लेकिन हमारा बच्चा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आए। एक एक प्रश्न को मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा, याद रखना, समयुग्मजी मादा जो होती है शुद्ध नाटे पौधे होते हैं, स्मॉल टी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग में लगाना, आगे हिंट वैसे मिल जाएगी। और विषम युग्मजी नर जो होते हैं कैपिटल टी होता है, समयुग्मजी होता तो, और विषम युग्मजी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ठीक है, के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी का मतलब यहाँ पर F1 पीढ़ी की बात की जा रही है। फिनोटाइप वितरण का पुन्नेट वर्ग बनाकर प्रदर्शित कीजिए। पुन्नेट वर्ग का मतलब होता है एक बॉक्स सा जो बनाते हैं ना, 4 बॉक्स जो बनाते हैं उसको पुन्नेट वर्ग बोलते हैं, और इस तरीके की जो रेखा सी जो हम बनाते हैं उसे रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि समयुग्मजी मादा को शुद्ध नाटे पौधे के रूप में स्मॉल टी के रूप में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, और विषम युग्मजी नर को मैंने संकर लंबे पौधे के रूप में कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको कुछ भी नहीं काम करना, एक बॉक्स बनाना है जो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स को बनाने के बाद एक तरफ आप लोगों को लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ आप लोगों को बॉक्स के ऊपर लिखना है स्मॉल टी। इनको करने के बाद में इनको आपस में क्रॉस करा देना है। क्या कराओगे आप लोग, इनका आपस में क्रॉस कराओगे तो आप बॉक्स के अंदर देख पाएंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ऊपर वाले बॉक्स में, और नीचे की तरफ स्मॉल टी आप लोगों को बॉक्स में दिखाई दे जाएगा। जिसमें ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये 50% संकर लंबे पौधे हैं और नीचे वाले शुद्ध बौने पौधे हैं। समझ में आ गया? नहीं, आपको कुछ भी काम नहीं करना, एक तरफ नर लिख दो, एक तरफ मादा लिख दो और आपस में क्रॉस कराकर नीचे बीच में पालक बना दो। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे पूछो, चाहे आप टेलीग्राम पे पूछो, चाहे व्हाट्सएप पे पूछो, हर जगह पर अवेलेबल है आप आपके A1 सर। 8 नंबर का प्रश्न है, पीले बीज वाले लंबे पौधे, और ब्रैकेट में इन्होंने खुद दे दिया है कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब जो पीले बीज हैं वो संकर पीले हैं और जो लंबा है वो संकर लंबा है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे, हरे बीज वाले के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबे पौधे हैं। में संकरण कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है? आपको बताने लंबे हरे और बौने हरे के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ सीखो, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पहले आप इन दोनों के द्वारा पहले चारों युग्मक बना लेना इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा यहाँ पर युग्मक बना लेना। ये युग्मक बनाने के बाद में आपको क्या काम करना है, 8 बॉक्स बनाने हैं। 8 बॉक्स को क्या काम करना है, जो 4 जो बनाए थे वो इधर लिखने हैं, जो 2 बनाए थे वो इधर लिखने हैं, और इनका आपस में क्रॉस करके अंदर रखता है ना, इसका क्रॉस करेंगे, इसमें रख दो। ठीक है, क्रॉस करना है मतलब अब आपको ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना होगा, ये सभी के सभी जो आप लोगों को यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्सों को आप लोगों को भरना होगा। आसानी से आप लोग भर लोगे। इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि देखो स्मॉल टी देखते हैं कहाँ है इसमें स्मॉल टी एक तो ये रहा,
और एक ये रहा। तो देखो यहाँ पर स्मॉल टी जो है वो 2 जगह पर दे रखे हैं, तो 2 तो इसमें होंगे बौने पौधे, 6 होंगे लंबे पौधे। तो इसका मतलब 6 और 2, ठीक है। 6 और 2 का मतलब है कि अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब 3:1 का एक अनुपात निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2019 या 20 में ये 3 नंबर का पेपर में पूछा भी जा चुका है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या आप लोगों को करनी है। बहुत आसान है, पहले ध्यान से सुनना मैं जो मैं बोल रहा हूँ। जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षण का आपस में संकरण कराया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। दूसरे नंबर की बात सुनिएगा, जब शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराते हैं तो F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी। यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आएगी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये शुद्ध लंबा पौधा, ये शुद्ध बौना पौधा, इन दोनों में से एक एक में लेकर आऊँगा तो ये बन गई कैपिटल टी स्मॉल टी। ये संकर लंबे पौधे होंगे, F1PD विषम युग्म जी होगी। और आपको बता दें इसमें कैपिटल टी जो होगी वो स्मॉल टी को दबा देगी, तो कैपिटल टी अपने आप को प्रभावी और स्मॉल टी F1PD में होने के बावजूद भी दब जाती है, तो इसलिए इसको हम अप्रभावी बोल देते हैं। बाकी का थ्योरी पढ़ के देख लो। एक ही लक्षण के लिए तुलनात्मक पौधों के मध्य कराया गया संकरण एकल संकर संकरण कहलाता है। अतः लक्षण को नियंत्रण करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक शुद्ध लंबा पौधा है, एक शुद्ध नाटा पौधा है, दोनों का संकरण कराया, F1PD विषम युग्म जी आई और नीचे संकर लंबे पौधे आए। लंबा पौधा इसलिए आया क्योंकि लंबापन जो है वो प्रभावी होता है। नीचे की साइड में आप जब स्पष्टीकरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा F1PD के सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे थे क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। F1PD में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक कैपिटल टी, नाटेपन के लिए कारक स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। स्मॉल टी कारक अप्रभावी होता है। अतः F1PD में होने के बावजूद भी ये स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। जो स्वयं को प्रकट नहीं कर पाएगा वही अप्रभावी, जो प्रकट कर जाएगा वो प्रभावी होता है। तो इस तरीके से आप लोग प्रभाविता के नियम को स्पष्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार जब 2-3 बार तुम वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारा, टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न है। इस रोग का जो कारण है वो मुख्य कारण है कि लड़कियों में एक X गुणसूत्र की कमी का होना। तो इस रोग का कारण एक X क्रोमोसोम का अभाव होना है, जिसके कारण इनमें क्या होता है 44 प्लस XO, O को तुम 0 समझ लो, 44 प्लस X मतलब 45, एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है। 44 XO, इसमें कुल गुणसूत्र कितने हैं 45। लक्षण, यह लड़की बांझ होती है। बांझ मतलब ये लड़कियां बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। जननांग इनके अविकसित होते हैं, जननांग विकसित नहीं होते, मतलब अंडा से बड़ा ज़्यादा विकसित नहीं होते। कद इनका छोटा सा होता है, वही वाला छोटी बच्ची हो क्या, ये वही वाली बच्ची हैं ये। बक्ष चपटा होता है, चपटा का मतलब ये वाला जो पार्ट है उसको बक्षभाग बोलते हैं। वैसे लड़कियों में ये उभरे हुए होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ उभरी हुई होती हैं, लेकिन जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है उनका चपटा होता है, मतलब स्तन ग्रंथियाँ उभरी हुई नहीं होती, ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। इनके अंडाशय अल्प विकसित होते हैं, अंडाशय अल्प विकसित हैं इसलिए अंड नहीं बनता, अंड नहीं बनता इसलिए ये बांझ होती हैं। और नीचे की साइड में आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा कि 44 प्लस XO मतलब 45। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं 45 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ये आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन
सॉल्व किए, देखे और इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आप लोगों का जो पेपर होगा वो बनेगा। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी दोस्त है तो जल्दी से जल्दी उससे बोलिए कि बायोलॉजी की घुट्टी का जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है वो इस कोर्स को लेकर आगे वो बढ़ सकता है। और आपको बता दें, मैं जानता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस कोर्स को ले लेगा, ईमानदारी से पढ़ लेगा, वो पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। अगर आप लोग अच्छे नंबर लाओगे तो हमारा नाम होगा, हमारा नाम होगा तो हम और ज़्यादा पॉपुलर होंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैंने इसीलिए इसमें बहुत मेहनत लगाई है। मैं बस आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने में मेरी मदद ज़रूर करें, जिससे कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका फ़ायदा हो सके। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।